एक्ट नंबर क्या है इसका? 17 है। अगेन हिंदी में जिसको चाहिए होगा जस्ट लेट मी नो, ठीक है। हिंदी में भी मैं साथ ही साथ में रीड आउट करते जाऊंगी ताकि हिंदी वाले मीडियम बच्चों का भी होते रहे। ये हमारा लोकल लॉ है, ठीक है, केवल छत्तीसगढ़ में प्रवर्तनीय है, केवल छत्तीसगढ़ का ही ये एक्ट है। और ये पब्लिश किया गया था, प्रकाशित किया गया था 26 सितंबर 2005 में। कमेंस हुआ था ये 26 सितंबर 2005 में। और इसका ओरिजिनल पब्लिकेशन इज, तो ये अपना वेरीफाइड करने के, चलो छोड़ो, यू कैन स्किप इट। गवर्नर का एक्सेंट भी इसको मिला था, मतलब हमारे राज्यपाल की स्वीकृति मिली थी 26 सितंबर 2005। और ये अपना छत्तीसगढ़ राज्यपत्र पत्र में प्रकाशित हुआ था 30 सितंबर 2005 से। 56th रिपब्लिक डे में, गणतंत्र दिवस में इसको लागू किया गया था। चलिए, तो ये पहला धारा 1 सेक्शन 1 टॉक्स अबाउट द संक्षिप्त नाम तथा प्रारंभ, जिसमें बात करता है कि ये छत्तीसगढ़ टोनी प्रथा एक्ट इसका नाम होगा। और ये कहाँ लागू होगा? पूरे छत्तीसगढ़ में लागू होगा। और ये कब से प्रवृत्त होगा? जब से इसको प्रकाशित किया जाएगा, जो ऊपर हम लोग डेट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तब ये प्रवृत्त हो चुका है, ठीक है, ये लागू हो चुका है। फिर डेफिनेशन क्लॉज देखिए, क्या बोलते, परिभाषाएं देखिए। परिभाषाएं में है टोनही, आइडेंटिफायर, ओझा, डैमेज एंड कोर्ट। 5 चीजें हैं इसके डेफिनेशन क्लॉज में। क्वेश्चन आ सकता है 2 के 1 में क्या है, 2 के 2 में क्या है, 2 के 3 में क्या है, 2 के 4 में क्या है, 2 के 5 में क्या है, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है। 5 ही है, रट सकते हो, ठीक है। तो पहला है टोन ही, दूसरा है पहचान करता, हिंदी मीडियम वाले लिखिए, दूसरा है पहचान करता जो आइडेंटिफायर है, ओझा को ओझा ही बोलेंगे। चौथा है डैमेजेस का लिखा हुआ है हानि 2-4 में। और 5वां में कोड में लिखा हुआ है संहिता। कोड मतलब क्या है? संहिता। तो पहले टोन ही देखते हैं। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टोन ही? इससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस बनते हैं, क्योंकि ज्यादा बड़ा एक्ट नहीं है, तो इसके क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत सारे कोने हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन क्लॉज को ध्यान से सुनिएगा, डेफिनेशन क्लॉज से क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो पहला है टोन ही। टोन ही मीन्स द पर्सन इंडिकेटेड बाय एनी पर्सन और पर्संस दैट ही विल हार्म और पोजेसेस पावर टू हार्म। मतलब क्या है? जिसमें एक पर्सन दूसरे व्यक्ति को ये बोलता है कि उसके पास कुछ ऐसी शक्तियां हैं जिससे वो क्या कर सकता है? हानि पहुंचा सकता है। Thereby he intends to harm any other person or persons or society or animal or living things by black magic. कैसे कर सकता है वो? काला ब्लैक मैजिक, काला जादू करके, या evil eye, और by any other means known as डायन, टोनहा, और by any other names, तो उसको हम बोलेंगे टोनही। हिंदी के समय की तरफ टोनही से अभिप्रेत है व्यक्ति, जिसे किसी व्यक्ति अथवा व्यक्तियों द्वारा उपदर्शित किया जाए कि वह किसी अन्य व्यक्ति अथवा व्यक्तियों अथवा समाज, पशु, जीवित पशु को काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य रीति से हानि पहुंचाएगा, अथवा हानि पहुंचाने की शक्ति रखता है, अथवा इस तरह वह हानि पहुंचाने का आशय रखता है, जहां वह डायन, टोनही अथवा किसी अन्य नाम से जाना जाता हो, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा टोनही, ठीक है। जिसको क्या है, कोई पर्सन रिकॉग्नाइज करता है, एक समाज बोलता है या कोई पर्टिकुलर पर्सन बोलता है कि टोन ही है। टोन ही मतलब आपको किसी प्रकार की हानि वो पहुंचा सकता है, क्योंकि उसके पास किसी प्रकार का पावर है, उसके पास किसी प्रकार की शक्ति है, तो वह व्यक्ति कहलाएगा टोन। तो इसमें आपका जनरली क्वेश्चन बनेगा, ऐसा पर्सन जिसके पास पावर है और वो जिसको क्या दो मतलब एक समाज बोले या पर्सन बोले कि जिसको रिकॉग्नाइज किया जाता है एज अ टोन ही। पहचान करता आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर कौन है? जो बोल रहा है कि अच्छा है, ठीक है। मीन्स पर्सन हु इंडिकेट्स एनी पर्सन एज टोन ही, जो बोलता है कि ये टोन ही है। ऐसा कोई पर्सन जो पहचान करता कौन होगा? वो पर्सन कौन होगा? जो बोलेगा, जो उंगली उठाएगा सामने वाले पे कि ये व्यक्ति है। और इंड्यूसेस अदर पर्सन टू इंडिकेट बाय हिज डीड, वर्ड्स, गेस्चर और बिहेवियर, helps to indicate or knowingly does anything so thereby on the basis of such indication that the person may be harmed or apprehended to be harmed or his security and honor may be adversely affected. एक पर्सन, सपोज मैं अगर किसी व्यक्ति को बोल रही हूँ कि वो व्यक्ति टोन ही है, तो मैं क्या कहलाऊंगी? मैं कहलाऊंगी आइडेंटिफायर, मैं कहलाऊंगी पहचान करता, क्योंकि मैं किसी पर्सन के ऊपर पॉइंट आउट कर रही हूँ कि ये टोन ही है। और मैं कैसे पॉइंट आउट कर रही हूँ? मैं अपने साथ साथ कुछ लोगों को और यहाँ विश्वास दिला रही हूँ कि हाँ व्यक्ति क्या है, उस टोन ही की कैटेगरी के अंतर्गत आता है। या तो मैं अपने किसी एक्ट से या फिर मैं किसी इशारे द्वारा या अपने मैं शब्दों से ही यहाँ विश्वास करा रही हूँ कि यहाँ पर्सन वहां है, तो वो क्या कहलाएगा? वो भी वो क्या पर्सन क्या कहलाता है? वो पर्सन कहलाता है आइडेंटिफायर।
मतलब पहचान करता, जो कि जिससे क्या हो रहा है, अगर मैं ऐसे पॉइंट आउट कर रही हूँ पर्टिकुलर इंसान के ऊपर कि ये व्यक्ति क्या है, टोनी है, तो उससे क्या हो रहा है, उसका समाज में एक रेपुटेशन डाउन हो रहा है, लोग उसको उससे एक नॉर्मल बिहेव नहीं कर रहे हैं, ठीक है, उसके सिक्योरिटी पे, उसके संरक्षण के ऊपर काम बात आ रही है, तो वहां पर्सन कहलाता है आइडेंटिफाई, पहचान करता। पहचान करता दिया हुआ धारा 2 के क्लॉज 2 में 2 में दिया हुआ है। पहचान करता से अभिप्रेत है व्यक्ति जो किसी व्यक्ति को टोनही के रूप में उपदर्शित करता हो या अन्य व्यक्ति को उपदर्शित करने के लिए प्रेरित करता हो, या अपने कार्यों, शब्दों, भाव भंगिमा या व्यवहार से उपदर्शित करने में मदद करता हो, या जानबूझकर ऐसा कोई कार्य करता हो जिससे ऐसी पहचान के आधार पर उस व्यक्ति को क्षति पहुंचे अथवा क्षति पहुंचने की आशंका हो अथवा उसकी सुरक्षा एवं सम्मान पर प्रतिकूल प्रभाव पड़े। मेरे उस बोलने से क्या होगा, सामने वाले के ऊपर इंजुरी हो सकता है, क्षति हो सकता है। क्षति 4 प्रकार के होते हैं लॉ में, शारीरिक, मानसिक, सांपत्तिक और ख्यातिक, है ना, बॉडी, माइंड, प्रॉपर्टी एंड रेपुटेशन। तो जरूरी नहीं है उसको शारीरिक क्षति, उसको मानसिक क्षति भी पहुंच सकता है, उससे लोग बात करना बंद कर दिए मेरे ऐसे बोलने के कारण, ठीक है, या फिर उसके रेपुटेशन, लोग अब उसकी इज्जत नहीं कर रहे हैं, तो या इस तरीके का उसको हानि हो रहा है मेरे बोलने के कारण, उसके सम्मान में, या उसकी सिक्योरिटी पे बात आ गई, उसके ऊपर कभी भी हमला हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो ये एक पर्सन कहलाता है आइडेंटिफायर, ये पर्सन कहलाता है पहचान करता। द नेक्स्ट वर्ड इज ओझा। ओझा मतलब, ओझा को ओझा ही बोलते हैं। क्लॉज 3 सबसेक्शन 2 के सेक्शन 2 के सबसेक्शन 3 में दिया हुआ है। ओझा कहाँ दिया हुआ है, 2 के 3 में दिया हुआ है। ओझा में ही बी नोन by any other name whosoever means person who claims to possesses power to control। वह व्यक्ति जो क्लेम करता है, जो दावा करता है उसके पास नियंत्रण करने की शक्ति है, जिससे वो क्योर कर सकता है, ट्रीट कर सकता है टोनही को, ठीक है, जो भी टोनही है उसको ठीक कर सकता है, या उसके किए गए पावर्स को वो ठीक कर सकता है। और एनी पर्सन और एनिमल और लिविंग थिंग्स एलिज टू हैव बी अफेक्टेड बाय द टोनही, या टोनही ने किसी के ऊपर ब्लैक मैजिक कर दिया, तो किसी जानवर के ऊपर या किसी आपके काम धंधे के ऊपर या किसी पर्सन के ऊपर, तो उसको वो जो दावा करता है कि मैं ठीक करके दे सकता हूं, वह पर्सन कहलाता है ओझा। एंड मेक हिम पावरलेस बाय झाड़ फूक, टोटका, लंत्र मंत्र और एनी मीन्स, ठीक है, जो दावा करता है कि भाई मेरे पास पावर है, मैं सब ठीक करके दूंगा, वह व्यक्ति कहलाता है ओझा। ओझा चाहे वह किसी भी अन्य नाम से जाना जाता हो, अभिप्रेत है व्यक्ति जो यह दावा करता है कि उसमें झाड़ फूक, टोटका, तंत्र मंत्र या अन्य द्वारा टोनही या टोनही द्वारा प्रभावित कहे गए किसी व्यक्तियों, पशुओं या जीवित वस्तुओं को नियंत्रित, उपचारित, शक्तिहीन करने की क्षमता है, तो वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है ओझा। जो बोलता है कि भैया मैं एकदम सुपर हीरो, वो कहलाता है ओझा। द नेक्स्ट इज डैमेज। डैमेज मतलब हानि। डैमेज में कौन कौन सा आएगा, फिजिकल, मेंटल, इकोनॉमिक हार्म एंड हार्म टू द रेपुटेशन। मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ कौन कौन से हार्म होते हैं, शारीरिक, मानसिक, ख्यातिक एंड सांपत्तिक, ठीक है, तो ये हो गया आपका डैमेज। कोड मतलब क्या बोला है, सीआरपीसी, ये अब हो गया है बीएनएसएस। संहिता के अंतर्गत 2 के 5 में दिया है। संहिता के अंतर्गत पहले होता था दंड प्रक्रिया संहिता, अब होगा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। तो ये डेफिनेशन क्लॉज अच्छे से कर लेना, मैं अभी यूट्यूब में अपलोड भी कर दूंगी, तो अगर आप लोग दोबारा सुनना चाहो तो दोबारा भी सुन सकते हो। नाउ लेट्स जंप इनटू सेक्शन 3। सेक्शन 3 बात करता है अधिनियम किसी अन्य विधि का अल्पीकरण नहीं करेगा। इस अधिनियम के उपबंध तत्व में प्रवृत्ति किसी अन्य विधि के अतिरिक्त होंगे या उसका अल्पीकरण नहीं करेगी। द प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट शैल बी एडिशन टू एंड नॉट डेरोगेशन ऑफ एनी अदर लॉ फॉर द टाइम इन फोर्स। बोल रहा है बाद में अगर कोई और अधिनियम निकलता है ऐसी ही परिस्थितियों के लिए, ऐसे ही प्रॉब्लम्स के लिए, अगर कोई और एक्ट बनता है तो ये उनके लिए, उस एक्ट के लिए एक एडिशन के तौर पे काम करेगा, उस एक्ट के साथ प्लस होके ये काम करेगा, मिल के काम करेगा, उसको कट नहीं करेगा, ठीक है, उसको कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा, ठीक है, जैसे अपन पढ़ते हैं ना एक साथ 2-3 एक्ट को जंप करके मिक्स करके पढ़ते हैं ना, जैसे टीपीए को पढ़ते हैं सिविल वगैरह के साथ प्लस करके, या फिर कॉन्ट्रैक्ट जब लगाते हो तो उसके साथ और 2-3 एक्ट की धाराएं लगाते हो, तो उसी तरीके बोल रहा है ये इन एडिशन काम करेगा, कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करेगा। तो नेक्स्ट इज पनिशमेंट फॉर आइडेंटिफाइंग टोनही। टोनही की पहचान के लिए दंड। अगर आप ऐसा बोलोगे कि ये पर्सन टोनही है तो आपको कितना दंड मिलेगा। जो कोई किसी व्यक्ति को किसी भी माध्यम से टोनही के रूप में पहचान करता है वह कठोर
कारावास से जिसकी अवधि 3 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। जो भी पर्सन बोलता है, आइडेंटिफाई करता है, पहचान करता है, सपोज आपने बोल दिया कि ये जो एक व्यक्ति है जो यहाँ पे रहती है मेरे घर के सामने, ये टोनी है, अगर आप ऐसा आइडेंटिफाई करते हो तो आपको कठोर कारावास मिलेगा, आपको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिलेगा, जिसका टर्म होगा 3 years एंड फाइन, 3 साल तक की सजा और जुर्माना। ठीक है, कितनी है सजा? 3 साल तक की सजा और जुर्माना, 3 years एंड फाइन विथ कठोर कारावास विथ रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, अगर आप किसी को टोनी बोलते हो तो। पनिशमेंट फॉर हैरेसमेंट, प्रताड़ना के लिए दंड, धारा 5 में दिया हुआ है, सेक्शन 5 में। जो कोई स्वयं या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा टोनही के रूप में पहचान किए गए व्यक्ति को शारीरिक या मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है या नुकसान पहुंचाता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। पहले में क्या डिफरेंस था? केवल पहचान कर रहा था, केवल बोल रहा था कि यही व्यक्ति टोनी है, पर दूसरे में क्या कर रहा है, यहाँ पे उसको हैरेस कर रहा है, उसको मेंटली या फिजिकली हैरेस कर रहा है। तो इसमें ये बोल रहा है कि अगर आप किसी पर्सन को एक तो पहचान किए हो, आप पहचान किए हो या कोई और पहचान किया हो, आप आइडेंटिफाई किए हो या कोई और पर्सन आइडेंटिफाई किया हो, अगर आप बोल रहे हो कि ये पर्सन टोनी है और उसके बाद उसको फिजिकली और मेंटली हैरेस कर रहे हो, तो फिर आपको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिलेगी 5 साल तक की और जुर्माना। ठीक है, 5 years ऑफ द इम्प्रिजमेंट एंड फाइन विद द रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, कठोर कारावास। ये बात करता है सेक्शन 5। Whoever causes the physical and mental harassment or damage to any person identified by him or any person as a Tony shall be punished with rigorous imprisonment for the term which may extend to 5 years and also liable to fine. The next, punishment for alleged curing. छठवा बात करता है अभिकथित उपचार के लिए दंड। अगर आप ये बोलते हो कि भैया मैं उपचार कर सकता हूँ तब क्या होगा? ठीक है, जो कोई टोनही के रूप में पहचान किए गए या टोनही द्वारा कथित प्रचलित व्यक्ति, पशु या जीवित वस्तु पर ओझा के रूप में झाड़ फूक, टोटका, तंत्र तंत्र के उपयोग या अन्य कोई उपचार या नियंत्रण के दावे के अंतर्गत करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 5 वर्ष तक की हो सकेगी तथा जुर्माने से दंडनीय किया जाएगा। इसमें भी 5 years एंड फाइन है। Whoever does any act of झाड़ फूक, जो भी एक्ट कर रहा है वो झाड़ फूक या टोटका कर रहा है या तंत्र मंत्र कर रहा है, और एनीथिंग एज ओझा, ओझा बन के, अभी मैं पढ़ाई थी ना, ओझा मतलब जो बोलता है भैया मेरे पास पावर है, मैं सब ठीक करके दूंगा, मैं सुपर हीरो हूँ, तो वो व्यक्ति के लिए बात कर रहा है। अपॉन एनी पर्सन इंडिकेटेड एज अ टोनी, आप उस पर्सन के ऊपर झाड़ फूक कर रहे हो कि ये टोनी है, मैं तो ओझा हूँ, मैं तो उसको मजा चखाऊंगा, और एनी पर्सन एज अ एनिमल और द लिविंग बीइंग एलिज्ड टू बी अफेक्टेड बाय सच टोनी, या फिर आप कुछ ऐसे पर्सन का झाड़ फूक करके ठीक कर रहे हो जो आपको पता है कि ये पर्सन क्या है, ये पर्सन के ऊपर झाड़ फूक हो गया, किसी टोनी ने कुछ कर दिया, उसको आप ठीक करने का अगर आप दावा करते हो, उसको क्लेम करते हो, उसका ट्रीटमेंट करने का, और कंट्रोल शैल बी पनिश्ड हुई, तो आपको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिलेगी 5 साल तक की और जुर्माना। तो ये जो अपने होते हैं ना बैगाबुनिया, उन लोग की ये सजा है। ठीक है, जो क्लेम करते हैं कि हम टोनी ने कुछ कर दिया तो हम ठीक करेंगे, उनको भी 5 साल की तक की सजा और जुर्माना, 5 years ऑफ इम्प्रिजमेंट एंड फाइन, एंड दैट इम्प्रिजमेंट विल बी द रिग्रेस इम्प्रिजमेंट, मतलब कठोर कारावास होगा। तो 7वां वन क्या किसके बारे में बात करता है? ये पनिशमेंट फॉर क्लेमिंग टू बी टोनी। अगर तुम खुद बोलते हो कि हाँ टोनी हो, टोनी होने का दावा करने के लिए दंड। जो कोई व्यक्ति दावा करता है कि वह काला जादू, बुरी नजर या किसी अन्य रीति से किसी व्यक्ति, पशु या जीवित वस्तुओं को क्षति पहुंचाने की शक्ति रखता है और ऐसा प्रचलित करता है कि वह लोक शांति या एवं परिशांति भंग करने का प्रयास करता है एवं अन्य को क्षोभ कारित या क्षति कारित करता है, वह कठोर कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से दंडनीय किया जाए। अगर आप खुद बोल रहे हो कि मैं टोनी हूँ, मैं लोगों को नुकसान पहुंचा सकती हूँ, मेरे पास इतना पावर है, तो आपको रिग्रेस इम्प्रिजमेंट मिलेगी 1 साल की और फाइन। 1 साल की क्यों है? क्या खुद को बोल रहे हो? Whoever claims to have the power of the harm any person or animal or living things by black magic, evil eye, or by any other means and publicizes it and tries to disturb the public tranquility. अब डरा रहे हो कि भैया मेरे मुंह मत लगना, मेरे को आता है, मैं टोनी हूँ, तेरी बैंड बजा दूंगी, ठीक है। और the peace of the which causes the annoyance or harms others, जिससे क्या हो रहा है, दूसरों लोग में क्या हो रहा है, ऐसा माहौल बन रहा है कि वो डर रहे हैं या कुछ हो रहा है, तो फिर आपको कठोर कारावास मिलेगा 1 साल का और जुर्माना। देखो हर जगह एंड फाइन है। पनिशमेंट फॉर अटेम्प्ट टू कमिट ऑफेंस, धारा 8 बात करता है अपराध कारित करने के प्रयास हेतु दंड। जो कोई इस अधिनियम के अधीन दंडनीय कोई अपराध
कारित करने के प्रयास करेगा या ऐसे अपराध कारित होने का कारण बनेगा और ऐसे प्रयास में अपराध कारित करने की दशा में कार्य करेगा जिसे वो अपराध के लिए उपबंधित है, उसे दंडित किया जाएगा। Whoever attempts to commit any offense punishable under this act, जो कोई अटेम्प्ट भी कर रहा है, यहाँ पे अटेम्प्ट की बात कर रहा है, प्रयत्न की बात कर रहा है, अगर कोई प्रयत्न भी कर रहा है, प्रयास भी कर रहा है, उस इस अधिनियम में अभी तक मैं जितना पढ़ाई वो सारे एक्ट को, या तो आप किसी और को टोनही बोल रहे हो, या आप अपने आप को ओझा बोल रहे हो, या आप अपने आप को टोनही बोल रहे हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें अगर आप कर रहे हो, प्रयास भी कर रहे हो, या कोई ऑफेंस कर रहे हो, टू कॉज सच ऑफेंस टू बी कमिटेड, ताकि वो ऑफेंस हो जाए, ठीक है, इन अटेम्प्ट, तो आपको इस अधिनियम के अंतर्गत आपको भी क्या मिलेगा, पनिशमेंट मिलेगा। Does any act towards the commission of the offense shall be punished with the punishment provided to the offense, ये बोला गया अगर तुम अटेम्प्ट में भी जाओगे ना भैया तो तुमको कम पनिशमेंट नहीं मिलेगा, तुमको उतना ही पनिशमेंट मिलेगा जितना तुम वो अपराध को कारित करोगे तो मिलेगा। जो अपन ये 4 से पढ़ रहे हैं ना, 4 से 7 तक, ये तो हम वो पढ़ रहे हैं कि अगर सामने वाले ने अपराध कारित कर देता है तो उसको कितना पनिशमेंट मिलेगा, तो बोल रहे हैं प्रयत्न में भी उतना ही पनिशमेंट मिलेगा, अटेम्प्ट में भी उतना ही। जनरली अटेम्प्ट में कम पनिशमेंट मिलता है, पर यहाँ पे ये बोल रहे हैं कि अगर आप प्रयत्न में जा रहे हो, अटेम्प्ट में जा रहे हो, तो भी आपको इतना ही, जैसे आप अपने पड़ोसियों को डरा रहे हो, मैं तो टोन ही हूँ, देखना मैं क्या करती हूँ, ये वो ऐसा वैसा, भले उन लोग नहीं डरे, आपने अटेम्प्ट किया तो भी आपको 1 साल तक की सजा मिलेगी। ये चीज ही बात कर रहे हैं सेक्शन 8, ठीक है, जो भी अपराध के लिए उपबंधित है वही दंड आपको मिलेगा। इसका ट्रायल कहाँ चलेगा, इस केसेस, ये पूरे केसेस कहाँ पे देखे जाएंगे, जेएमएफसी में, जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, मतलब प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट इसके मामलों को देखेगा। कौन विचारणी करेगा, प्रथम वर्ग न्यायिक मजिस्ट्रेट। हाँ, इसके मामले क्या होंगे, इसके मामले कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होंगे, धारा 10 में दिया हुआ है। इसके मामले होंगे संज्ञेय और अजमानतीय, लिखो, इसके मामले होंगे संज्ञेय और अजमानतीय। सीआरपीसी में जो भी दिया गया हो, मतलब जो बीएनएसएस हो गया, उसकी कोई भी बात के होते हुए भी इस अधिनियम के लिए दंडनीय समस्त मामले संज्ञेय और अजमानतीय होंगे। पहली बात, इसके पूरे मामले क्या होंगे, संज्ञेय और अजमानतीय। कॉग्निजेबल एंड नॉन बेलेबल होगा, मतलब पुलिस कैन अरेस्ट यू विदाउट वारंट। कॉग्निजेबल का मतलब क्या होता है, संज्ञेय का मतलब क्या होता है कि पुलिस आपको बिना वारंट के भी गिरफ्तार कर सकती है, कोई कोर्ट वोट का नहीं, उठा के लेके जाएगी, तो ये कॉग्निजेबल मामला है, एफआईआर होते ही आपको पुलिस अरेस्ट कर सकती है। दूसरी बात, ये अजमानती है, आपको जमानत मिलेगा कोर्ट से। दूसरा, इस अधिनियम के अधीन किसी दंडनीय अपराध का अभियुक्त द्वारा जमानत पर अथवा अपने स्वयं के बंध पत्र पर जब तक नहीं छोड़ा जाएगा जब तक कि लोक अभियोजक को ऐसी रिहाई के आवेदन का विरोध करने का अवसर नहीं दिया गया। मतलब ये बोल रहा है कोर्ट से भी बेल नहीं मिलेगा, ना बेल मिलेगा, ना खुद का बॉन्ड भरोगे, बंध पत्र दोगे तो भी आपको बेल नहीं मिलेगा, जब तक कि लोक अभियोजक, जब तक कि पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपनी बात ना रख दे कि आपको बेल देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए। आपको बेल अगर नहीं देना है तो आपको बेल क्यों नहीं देना चाहिए, इस बात को जब तक क्या कौन ना रख दे, लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर ना रख दे इस बात को, तब तक आपको बेल भी नहीं मिलेगी, ठीक है। नो पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल अंडर दिस एक्ट शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल और हिज ओन बॉन्ड unless the public prosecutor has been given an opportunity to oppose the application for such release, ठीक है। जब तक आपको अपॉर्चुनिटी नहीं मिल जाती अपने रिलीज के लिए, तब तक आपको बेल नहीं मिलेगा, ठीक है। सॉरी, आपको नहीं अपॉर्चुनिटी, जब तक पब्लिक प्रोसिक्यूटर को, जो लोक अभियोजक है, उसको बोलने का मौका नहीं मिल जाता कि आपको बेल क्यों ना दिया जाए या आपको बेल दिया जाए कि नहीं दिया जाए, तो वो जब तक अपनी बात रखेगा तब तक आपको बेल नहीं दिया जाएगा। वो क्यों बोलेगा आपको बेल दिया जाए, ठीक है, तो जब तक वो अपनी बात नहीं रखा जाएगा तब तक आपको बेल नहीं मिलेगा। तो देखो कितना सीवियर क्राइम है ये। पहली बात तो बोल रहा है कॉग्निजेबल है, संज्ञेय है। दूसरी बात बोल रहा है संज्ञेय के साथ साथ अजमानती भी है, नॉन बेलेबल भी है। तीसरी बात ये बोल रहा है कि भैया अगर कोर्ट पहुंच भी जाते हो तो भी सामने वाले के वकील का सुने बिना तुमको बेल भी नहीं मिलेगा, ना ही तुम्हारा बॉन्ड इन्फोर्स होगा। सेक्शन 11 की जगह पे अब हो गया है सेक्शन 401, सॉरी सेक्शन 11 का ये जो दिया हुआ सेक्शन 360 ऑफ सीआरपीसी, 360 ऑफ सीआरपीसी अब चला गया धारा 401। लिख लो, अधिनियम में नहीं लिखा है, धारा 401, अलाउ टू रिलीज ऑन प्रोबेशन ऑफ गुड कंडक्ट, परिवीक्षा पर छोड़ा जाना, अच्छे आचरण के कारण परिवीक्षा पर छोड़ा जाना। लिखिए, अच्छे आचरण के
कारण परिवीक्षा पर छोड़ा जाना। लिख लिया सबने? यस और नो? ओके, ठीक है, लिखो 401 में दोनों सेक्शन से याद रखना, 360 भी और 421 भी, 401 भी, 401 भी। एंड बोल रहा है एप्लीकेशन अगर मिल रहा है प्रोबेशन पे दिया जाएगा कि नहीं, तो इसमें ये बोला गया और इन शैल अप्लाई टू द पर्सन कन्विक्टेड ऑफ द ऑफेंस अनलेस दैट मे बी 18 इयर्स ऑफ ओल्ड। क्या बोल रहा है यहाँ पे, ध्यान से देखिए। धारा 11 ये बात करता है कि दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 360 जो कि अब 401 में चला गया, जिसमें इसके बारे में बात करता है अगर किसी का अच्छा आचरण है, किसी का गुड बिहेवियर है, तो उसको प्रोबेशन में छोड़ना, परिवीक्षा पर छोड़ना, अथवा अपराधी परिवीक्षा अधिनियम में अंतर्विष्ट कोई बात इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध को दोष सिद्ध किसी व्यक्ति पर लागू नहीं होगी जब तक कि ऐसा व्यक्ति 18 वर्ष से कम आयु का। अगर वो बच्चा है, 18 इयर्स कम है, तभी उसको परिवीक्षा पे छोड़ा जाएगा, तो परिवीक्षा पे भी नहीं छूटने वाले। बहुत ही सीरियस बनाया हम लोग इस एक्ट को। Matters to be taken in considering for fixing the fine where the sentence of fine imposed under 4, 5, 6 जो भी अभी हमने पढ़ा धारा 4, 5, 6 में जुर्माना पड़े ना, 1 साल की सजा और जुर्माना, 5 साल की सजा और जुर्माना, तो वो जो भी जुर्माना का होगा वो जुर्माना इतना होगा जितना जो पीड़ित है, विक्टिम है, उसके फिजिकल और मेंटल डैमेज हुआ, उसको जो क्षति हुई है शारीरिक और मानसिक तौर पे, उतना ही जुर्माना सामने वाले के ऊपर लगाया जाएगा। ये कहता है धारा 12। धारा 4, 5 एवं 6 के अंतर्गत जहां जुर्माने का दंड अधिरोपित किया गया है, न्यायालय जुर्माने की राशि के निर्धारण में उपचार पर हुए कोई व्यय सहित पीड़ित के हुए शारीरिक एवं मानसिक नुकसान पर विचारण मिलेगी। जितना उसका, अगर चलो वो हॉस्पिटल गया है, मार पीट दिए थे लोग, तो उसका जितना मेडिकल में कॉस्ट लगा है, या अगर वो मानसिक या शारीरिक तौर पे उसको डैमेज हुआ, तो जितना क्षति उसको हुआ है उस हिसाब से कोर्ट जुर्माना देगा। धारा 4, 5 और 6 में जो हमने पढ़ा ना ऑफेंसेस, उसके रिगार्डिंग। देन ऑर्डर फॉर कंपनसेशन, इसमें ये बोला गया है, धारा 13 में बात किया गया मुआवजे का आदेश। इसमें ये बोला गया कि कोर्ट जो भी मुआवजे का आदेश देगा उसमें से कुछ पैसा पूरा या उसमें से कुछ पैसा किसको देगा, विक्टिम को देगा, पीड़ित को देगा, ये बोलता है धारा 13। ठीक है, कि कुछ भी जो भी फाइन, इसलिए तो 12 में बोला ना कि जो भी फाइन आप दोगे आप पहले देखोगे कि उसका मेंटल और फिजिकल कैसा है, और इसमें ये बोल रहे हैं कि आप जो भी फाइन दोगे ना उसका पूरा, ठीक है, या उसका कुछ हिस्सा आप विक्टिम को दोगे। बार ऑफ जुरिडिक्शन, धारा 14 बात करता है क्षेत्राधिकार का वर्जन। इस अधिनियम अथवा इसके अंतर्गत बनाए गए किसी नियम के अधीन किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा दिए गए किसी निर्णय अथवा पारित आदेश के विरुद्ध या कार्यवाही सिविल न्यायालय ग्रहण नहीं किया जाएगा। बोला कोई भी सिविल कोर्ट इंटरटेन नहीं किया जाएगा। इसके लिए जो भी JMFC जो भी डिसीजन दिया है या कुछ भी हुआ है, तो इसको आप कट करने के लिए आप कोई भी कोर्ट इसको इंटरटेन नहीं करेगा। प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ, सद्भावना पूर्वक की गई कार्यवाहियों से संरक्षण। इसमें बोला गया नो सूट, आप स्टेट गवर्नमेंट के ऊपर भी सूट नहीं करोगे अगर राज्य सरकार ने सद्भावना पूर्वक कोई ऐसा नियम बना दिया या कुछ कर दिया है जिसमें अगर कुछ भी पूछताछ या कुछ की है, तो आप उनके अगेंस्ट भी कोई भी केस नहीं ला सकते। नो सूट प्रोसिक्यूशन और अदर लीगल प्रोसीडिंग shall lie against the state government or any officer of the state government, भले राज्य सरकार हो या राज्य सरकार कोई अधिकारी हो या कोई पर्सन हो जो इस अधिनियम के अंतर्गत कार्य कर रहा है, who is discharging the functions and performing the duty under this act, जो इस अधिनियम के लिए कार्य कर रहे हो, सद्भावना पूर्वक अगर उससे कुछ कार्य हो भी जाता है तो उसके अगेंस्ट आप केस नहीं कर सकते। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के लोग, उसके ऑफिसर्स, उसके अधिकारी जो इस अधिनियम को प्रवर्तित कर रहे हैं, इसको इन्फोर्स करवाने का जो काम कर रहे हैं, जो इसके लिए प्रोसेस कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, एक्ट कर रहे हैं इसके लिए, उनको यहाँ पे प्रोटेक्शन दिया गया कि आप उनके अगेंस्ट केस नहीं ला सकते। पावर टू मेक रूल कौन बनाएगा? रूल बनाएगा राज्य सरकार। तो ये आज मैंने आपका कंप्लीट कराया टोन